So we've been shadowing you for 3 days and we see how hard you've been working, as hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते? Who do you think, in your span of being a leader here in Russia, really made that difference since you were in power in enhancing India-Russia ties? Characterize other leaders of other countries. I don't think it's very decent. नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप आम कैसे खाते हैं? आप थकते क्यों नहीं? भारत में इसकी अपार सफलता के बाद इसका ग्लोबल वर्जन आया है। आप जानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत आए हुए हैं और भारत के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क को उन्होंने इंटरव्यू दिया और जाहिर है उसके लिए शानदार और कामयाबी की बात है कि तमाम बड़े जो नेटवर्क्स हैं, न्यूज़ नेटवर्क्स, उसने बाजी मार ली। इंडिया टुडे नेटवर्क को ये इंटरव्यू मिला है, लेकिन आप ये सोचिए कि इतना बड़ा आपको मेहमान मिले जिसका आप इंटरव्यू कर सकें और पूछने के लिए आपके पास क्या है। पूछा गया यहाँ कलीपुरी के ज़रिए कि 3 दिन से मैं आपको देख रही हूँ, आपके अंदर कितनी एनर्जी है और आप देख रहे हैं कितनी मेहनत आप यहाँ कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की तरह, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह। क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी था कहना, जब तक प्रधानमंत्री की तारीफ़ नहीं होगी तब तक जो मेहमान आया हुआ है दूर से, विदेशी मेहमान, उसकी तारीफ़ भी कैसे हो सकती है। तो आप थकते क्यों नहीं? पार्ट 2 इसका दूसरा वर्जन आया है और उसके बाद जो है व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया कि भाई आप तो मुझे 3 दिन से शेडो कर रही हैं, यानी मेरे साथ चल रही हैं आप, ये तो तारीफ़ आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से अपनी ही पीठ थपथपाते हुए इन्हीं साहिबा ने कहा, इन्हीं कलीपुरी ने कहा कि हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है, बड़ा गर्व है कि 100 मिनट की बातचीत हुई, हालांकि 60 मिनट हमारे तय हुए थे और इतना बड़ा मेहमान हमारा आया था यहाँ पूरे साल के लिए। हमारे लिए कामयाबी की बात है क्योंकि उन्हें हमारे सवाल बहुत पसंद आए। आप ये सोचिए कि जो दरबारी मीडिया है, जो गोदी मीडिया, इसको इतनी आदत पड़ गई है नेताओं के ज़रिए अपनी तारीफ़ कराने की और अपने ज़रिए नेताओं की तारीफ़ करने की कि व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा पर कितने बड़े बड़े गंभीर मुद्दे हैं। और ये वाकई बहुत शानदार बात है, बड़ी कामयाबी की बात है कि इनको मिला ये इंटरव्यू, बाकी नेटवर्क्स को नहीं मिला। लेकिन तमाम जो गंभीर सवाल हैं उनको किनारे रख दिया गया। उसमें कुछ गंभीर सवाल मैं आपके सामने यहाँ पर रखूँगी और उन सवालों को आप ये देखिए कि समझने की कोशिश होगी, खासकर कि किस तरह से जो व्लादिमीर पुतिन आए हैं, खासकर जो यूक्रेन और रशिया जो वॉर है उसके बाद से, और ख़ासकर भारत ने जो तेल की ख़रीदारी रूस से डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कम की है, आधे से भी कम ये तेल खरीद रहा है भारत। ये जो गंभीर सवाल हैं इनको मैं अभी आपके सामने रखूंगी कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे साथ साथ याद आ रहा था अमेरिकन मीडिया कि जब वहाँ पर सऊदी प्रिंस पहुँचे, वहाँ क्राउन प्रिंस, तो उनसे सऊदी पत्रकार खशोगी के गायब हो जाने से लेकर या उनकी हत्या से लेकर उसामा बिन लादेन तक सवाल पूछा गया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, तस्वीरों में देखिए, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ये बैठे हुए थे राजकुमार सऊदी अरब के। उन दोनों के सामने किस तरह से पॉइंटेड सवाल पूछा गया अमेरिकी पत्रकारों के जरिए। तो वो एक पत्रकार हैं और ये एक पत्रकार हैं। अभी इनको खिड़की में आप देख लीजिए। अब मैं यहाँ आगे बढ़ना चाहती हूँ आपको पत्रकारिता का स्तर बताने के बाद। जो महत्वपूर्ण सवाल है, ये कई तरह के सवाल हैं। सवाल ये है कि जो रूसी तेल है जिसको कि भारत ने, माना जा रहा है कि अमेरिकी दबाव के तहत, क्योंकि भारत के ऊपर जिस तरह से टैरिफ लगाया हुआ था, 25 से लेकर 50% तक ये टैरिफ आ गया था। और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि तेल कम खरीदेंगे। उसके बाद विपक्ष ने, आप जानते हैं, उनको घेरा भी था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, जबकि इसी साल बड़ी तादाद में जो है, बड़ी मात्रा में तेल की खरीदारी रूस से कम हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात, यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर यूरोपियन जो देशों के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है, एक ऑपेड लिखा है अखबार में कि क्या भारत जो है, चूंकि आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर, कि क्या इसमें मध्यस्थता करेंगे। जाहिर है मध्यस्थता का बहुत सवाल नहीं उठता। अगर राजनयिक तौर पे भी देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा कोई तर्क नहीं है या इसको करने का कोई ख़ास मकसद नहीं है, या भारत की राजनीतिक तौर पे रूस, यूक्रेन और भारत तीनों के बीच मध्यस्थता का मुझे लगता है ऐसा कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि भारत भी इस मामले को लेकर संवेदनशील है। भारत नहीं चाहता कि भारत और
पाकिस्तान का जब मुद्दा आता है तो कोई तीसरा देश आके उसमें दखल करे, तो ऐसे में यूक्रेन और रूस के बीच कैसे भारत मध्यस्थता कर सकता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल एक तो ये उठा तेल को लेकर कि क्या भारत ने वाकई इस दबाव में, अमेरिका के दबाव में आके तेल कम खरीदा है, क्या इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर कोई बातचीत रही होगी दोनों नेताओं के बीच, हैदराबाद हाउस में जो बातचीत हो रही है। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब विदेश जाते हैं, और खासकर पड़ोसी देश, चाहे वो मालदीव्स हो या बांग्लादेश हो या इसके अलावा और भी कई, श्रीलंका हो, हमेशा विदेश जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मुलाकात करते हैं। ये हमेशा प्रोटोकॉल रहा है। लेकिन इस बार देखिए कितनी असुरक्षा की ये पूरी भावना है इस सरकार के अंदर। डिंपल यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया कि राहुल गांधी से मिलने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। पहले तो ये बहाना था कि भाई कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बहुत कम सीटें आई थी, उतनी सीटें नहीं आई थी जितने में उनको डेजिग्नेट किया जा सके लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर। लेकिन अब क्या बात है, अब किस बात का बहाना है? तो पूरे तरीके से दरवाजे बंद किए गए राहुल गांधी के ऊपर कि वो व्लादिमीर पुतिन से ना मिलें। ये किसी अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता एक लोकतंत्र को जिसमें पार्टियां बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। ये कोई तानाशाही सरकार नहीं है, यहाँ पर कोई ऑटोक्रेसी नहीं है कि एक ही पार्टी की सरकार लगातार बनी रहेगी। हम नहीं जानते, हो सकता है कल को प्रधानमंत्री बन जाए राहुल गांधी या कोई और विपक्ष की सरकार आ जाए। ऐसे में हमेशा ये अच्छा माना गया है कि जब सत्ता पक्ष से मिलता है कोई विदेशी मेहमान तो विपक्ष के नेताओं से भी मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, खुद नरेंद्र मोदी जी भी मिलते रहे हैं दूसरे जो देशों में जाते हैं विपक्ष के नेताओं से। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मुझे लगता है कि उठना चाहिए, कितना इस मुद्दे का हल निकलेगा वो अलग बात है, कि अभी जो हमारे पास आंकड़ा ये बताता है कि करीब करीब 44 लोग ऐसे हैं भारत के जो अभी भी रूस में फंसे हुए हैं। ये मुद्दा पहले भी उठाया जा चुका है, ये मुद्दा अब भी उठ रहा है कि क्या इनके बाहर निकलने का रास्ता बनेगा। अब ये पूरे तरीके से जो आर्ग्यूमेंट है, तर्क है, वो ये दिया जाता है कि चूंकि ये सीधे रूस की सेना ने इनको भर्ती नहीं किया है, कोई तीसरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिचौलिए हैं। भारत में गुजरात से लेकर पंजाब तक कई राज्यों से यहाँ पर लोग गए हैं, ज़्यादा पैसे के लालच में वहाँ जाके बुरी तरह फंस गए हैं, उनकी जान को भी खतरा है। तो इसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है और उम्मीद की जा रही है कि ये मुद्दा उठाया जाएगा। अब मैं थोड़ा राजनयिक मुद्दों पे आ जाती हूँ। बीबीसी की अच्छी रिपोर्ट है, आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं, आपके सामने मैं यहाँ ब्यौरा भी दूंगी। वो ये कि भारत और रूस के बीच संबंध इस तरह के हैं कि हर वर्ष में एक बार शिखर सम्मेलन की व्यवस्था जरूर है और दोनों देशों के बीच बारी बारी से दोनों देश एक दूसरे से मिलते हैं और अब तक इस तरह के 22 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाएगी, खासकर जिस तरह से भारत एक तरह से अमेरिका के दबाव में है और रूस भी एक तरह से अमेरिका के दबाव में है जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। और भारत और रूस G20, ब्रिक्स, शंघाई जो सहयोग संगठन है यानी SCO है और संयुक्त राष्ट्र जिस तरह के बहुपक्षीय मंचों के सदस्य हैं और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर उनकी मुलाकात होती रहती है। इन मंचों पर ये मिलकर काम करते हैं दोनों देश और काफ़ी ऐतिहासिक हमारी जड़ें हैं रूस के साथ इस रिश्ते की। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो ये पहली बार आ रहे हैं 2022 के इस युद्ध के बाद। 2023 में भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भी व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे, रूस ने उसमें भाग नहीं लिया था। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि जो राजनयिक हैं, पूर्व राजनयिक शशांक, उन्होंने BBC हिंदी ने उनको कोट किया है और ये महत्वपूर्ण कोट है इसको समझने के लिए। जब मैं रूस और यूक्रेन के युद्ध का आपसे जिक्र कर रही थी तो राजनयिक कह रहे हैं शशांक कि यूक्रेन मुद्दे का हल नहीं होने से रूस पश्चिमी देशों के दबाव में है और अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की वजह से भारत भी दबाव में है। मेरा मानना है कि भारत और रूस और एक और भरोसे के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहते ताकि दोनों ही अमेरिका की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहते। इसलिए शायद बहुत सी घोषणाएं ना हों, बल्कि पुरानी जो चीज़ें हैं, जो समझौते हैं, उनमें ही बदलाव के रूप में कई चीज़ नज़र आए। अब तेल की जो खरीद है उस पर मैं आ जाती हूँ। तेल की खरीद में भी आप देखिए यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने रूस में जो तेल के जरिए जो उसकी कमाई होती है सीधे तौर पर उसको निशाना बनाया। और आप जानते हैं कि भारत तो बड़ी मात्रा में इस तेल की खरीदारी करता रहा है। भारत पर सबसे ज़्यादा दुनिया में 25 नहीं बल्कि 50% टैक्स लगा दिया गया, टैरिफ लगा दिया, 50% हो गया था, ताकि जो भारत है वो तेल खरीदना कम कर दे। और इसका सीधा असर भी देखने को मिला कि भारत ने बाकायदा इस बात की घोषणा भी की। तो ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ये भरोसा दिलाया है कि
जो भारत है वो रूसी तेल नहीं खरीदेगा, और भारत ने ये भी कहा कि ये फैसला लेकिन अपने हितों के आधार पर और व्यावसायिक आधार पर हम ये फैसला करेंगे। अभी फिलहाल जो GTRI है संस्थान, वो ये बता रहा है कि भारत में रूसी तेल की हिस्सेदारी अब घटकर सिर्फ 31.8% हो गई है। तो जाहिर है भारत के लिए हथियारों का भी सबसे बड़ा स्रोत जो है वो रूसी है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी जो भारत पाकिस्तान जो एक तरह से झड़प या युद्ध जिसे मान सकते हैं उसमें हुआ था, उसमें भी जो रूसी हथियार हैं वो देखने को मिले थे। और ख़ासकर जो है साल 2020 से 2024 के बीच भारत की कुल आयात में रूस की जो हिस्सेदारी है हथियारों की खरीद में वो 36% रही है। लेकिन अगर आप सन 2010 और 14 को इससे मुकाबला करें तो BBC की रिपोर्ट ये कहती है कि उस वक्त 72% थी ये खरीद। तो अब भारत हथियारों की सप्लाई के लिए पश्चिमी देशों खासकर फ्रांस, इजराइल और अमेरिका की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसके बदलते समीकरण है, उसकी तरफ ये इशारा है। लेकिन उम्मीद यही थी कि जब इतना बड़ा मौका मिला, इतने बड़े जो देश का, दुनिया का इतना बड़ा नेता है उससे इंटरव्यू करने का, तो उम्मीद ये की जाती है इतने बड़े न्यूज़ नेटवर्क से कि तमाम जो मुश्किल सवाल जो मैंने आपके सामने यहाँ लिस्ट किए, उन सवालों पर चर्चा होती, बजाय इसके कि ये पूछा जाता फिर से कि आप थकते क्यों नहीं। यही यहाँ निराशा की बात है कि भारत में देखिए आप मीडिया का हाल क्या है, वहीं आप विकसित देशों में देखें, अमेरिका और खासकर यूरोप, कि वहाँ किस तरह मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, चाहे अपने देश का जो राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे विदेश से आया मेहमान हो।